Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss another part of economics. और इससे previous lectures के अंदर हम लोगों ने economics को बहुत ही अच्छे से कवर किया है, एक एक पॉइंट को सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी एग्ज़ाम नॉट इवन यूजीसी एग्ज़ाम कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट रहेगा. ओके तो आज बात करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की. क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? ओके तो वेट अ सेकेंड. अब बात करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल proportion. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सेज दैट, क्या कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि जैसे जैसे वेरिएबिलिटी इंक्रीज होती है, एज मोर एंड मोर यूनिट्स में वेरिएबल फैक्टर कंबाइन होता है, तो जो आपकी यूनिट्स हैं वो लेस कंज्यूमेबल बन जाती हैं, लेस आपकी कंज्यूम होती है. एज मोर एंड मोर यूनिट्स कंबाइंड विद वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर में वेरिएबल फैक्टर कंबाइन होगा तो आपकी जो वेरिएबिलिटी है वो डिक्रीज करनी शुरू हो जाएगी. थोड़ा सा बच्चों को वर्ड्स इंक्रीज डिक्रीज के अंदर प्रॉब्लम है तो उसको देख सकते हैं हम. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है इंपॉर्टेंट थ्योरी इकोनॉमिक्स में. इसका मतलब है ये जो लॉ कहता है, वी स्टेट दैट quantity of one factor of production is increased while keeping all the other factor constant, it will result the decline of marginal product of that factor. मतलब जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ता जाएगा आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मतलब बाकी सारे फैक्टर्स आपने सेम रखे, ऑल द अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, लेकिन आपने एक प्रोडक्शन फैक्टर को बढ़ाया जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट होगा मार्जिनल प्रोडक्ट में, जो आपका रिजल्ट होगा दैट विल बी डिक्लाइनिंग. तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपका डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, ये वाला आपको फैक्टर इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है. नाउ जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है इसी को हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, जहाँ पे वेरिएबल फैक्टर बिकम्स मोर, वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट में नेगेशन, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट में एक नेगेटिव वैल्यू शो होने लग जाती है. ध्यान से सुनना. एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर टेंड्स टू इंक्रीज, a stage comes where marginal product becomes zero and even decline at a negative value. नेगेटिव तक चला जाता है आपकी ये वैल्यूज. नाउ आगे अगर इसकी डिस्कशन करें, इसको आगे बढ़ाएं, तो जो लॉ है उसके अंदर आपकी अजम्पशंस है, क्योंकि हर एक लॉ की कुछ ना कुछ अजम्पशन होती है जिसके ऊपर वो लॉ बेस्ड होता है. तो सबसे पहले अजम्पशन क्या है? दैट इज कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. जो टेक्नोलॉजी है वो रिमेन्स द सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर चेंज आएगा तो एक वेरिएबल फैक्टर के साथ साथ कई सारे वेरिएबल फैक्टर चेंज होंगे. तो टेक्नोलॉजी सेम रहेगी, उसमें कोई तरीके की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है. ये माना गया है कि जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है विल बी कांस्टेंट, और विद इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी प्रोडक्शन विल इम्प्रूव. तो अब क्या बोल रखा है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट आप टेक्नोलॉजी में करोगे तो प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा. दैट इज वाई आपको क्या करना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा, कांस्टेंट वे में लेके चलना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को. वेरिएबल फैक्टर प्रोपोर्शन क्या होगा, ये अज्यूम किया गया है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं. अभी जैसे जैसे आप लोग पढ़ते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि शॉर्ट रन सिनेरियो का क्या होता है, लॉन्ग रन सिनेरियो में क्या होता है. तो शॉर्ट रन के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं एक ऐसे सेट ऑफ पैटर्न को
जहाँ पे लॉन्ग रन में वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन किया जाता है, टेकन किया जाता है, फिक्स्ड फैक्टर को नहीं किया जाता। तो लॉ इज नॉट वैलिड, लॉ वैलिड नहीं है अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड रहते हैं। यहाँ पे ये लॉ वैलिड नहीं होगा अगर इफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर अगर बढ़ नहीं रहा तो। होमोजीनियस फैक्टर यूनिट है, मतलब जो यूनिट पहले बन रही थी वही यूनिट बाद में बन रही है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है किसी तरीके का। नेक्स्ट इज दिस अज्यूम्स दैट ऑल द यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स बन रही हैं प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल, एक जैसी हैं, क्वालिटी की टर्म्स में, क्वांटिटी की टर्म्स में। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो यूनिट्स आर होमोजीनियस इन नेचर। यूनिट्स कैसी हैं? होमोजीनियस है, आइडेंटिकल है, शेप साइज में भी। शॉर्ट रन का मतलब है कि ये दिस assume that this law is applicable for those system that are operating for a short term। यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ पे आप फैक्टर इनपुट को आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो लॉ वेरिएबल फैक्टर होता है ये लॉन्ग रन में कंसिडर किया जाता है, बट जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो बेसिकली शॉर्ट रन को कंसिस्ट करता है। वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन किया जाता है लॉन्ग रन में, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपका काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टेज, यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, दैट इज इंक्रीजिंग स्टेज और डिमिनिशिंग स्टेज और इंक्रीजिंग स्टेज और डिक्रीजिंग स्टेज, और यहाँ पे हो गया थर्ड स्टेज नेगेटिव रिटर्न। फर्स्ट स्टेज के अंदर तो जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, और इन द स्टेज जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से। ये तभी होता है, दिस इज बिकॉज द एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, क्योंकि जब शॉर्ट रन के सिनेरियो में बात करते हो तो यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर मेन रोल प्ले करता है विद एडिशन ऑफ वेरिएबल इनपुट टू द प्रोडक्ट। और सेकेंड स्टेज के अंदर डिमिनिशिंग है, क्योंकि जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिमिनिश हो रहा है जब तक वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता। मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगा, और जब वो डिक्लाइन करता है तो वो थर्ड स्टेज पे पहुंच जाता है। तो अभी अगर आप इसको कोरिलेट करो तो लास्ट में जो मैंने आपको लेक्चर बताया था उसके अंदर भी हमने लॉ की बात करी थी, ठीक है। तो अब इसके हम ग्राफ की डिस्कशन कर लेते हैं कि जो टोटल प्रोडक्ट होता है स्टार्ट इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, बढ़ता रहता है इंक्रीजिंग रेट से, लेकिन फिर बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट से, एक पीक पॉइंट पे चला जाता है। पीक पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाता है एंड देन मार्जिनल प्रोडक्ट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन करना शुरू कर देता है एट दैट सिनेरियो। तो जब तक ये इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से तो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। सेकेंड स्टेज में भी वो इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और थर्ड स्टेज के अंदर ये डिक्लाइन करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है ये नेगेटिव हो गया। जल्दी से इस ग्राफ को नोट कर लो अपनी नोटबुक के अंदर, ताकि एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कंफ्यूज ना हो आप लोग। डन। तो फर्स्ट स्टेज आपकी ये वाली है, ठीक है। सेकंड स्टेज आपकी ये वाली है एंड थर्ड स्टेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेज। नाउ इसके बाद आप अगर आगे बात करूं तो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, अभी तक यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को आपने पढ़ लिया। अब ये क्लियर हो गया होगा आपको फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। जब इसके हम एमसीक्यूज वगैरह करेंगे तो हम देखेंगे कि एग्जामिनर किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस अरेंज करता है इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये डन है। नेक्स्ट इज व्हाट आर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स होते हैं, क्या होते हैं, इनके ग्राफ्स किस तरीके से बनते हैं, इन सब की हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बोथ द शॉर्ट रन। अभी हम ये पढ़ेंगे
कि इनमें शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, देखो शॉर्ट रन विद इन 1 ईयर के बारे में बात करता है, लॉन्ग रन मोर देन 1 ईयर के बारे में बात करता है, 6 मंथ की भी शॉर्ट रन में डिस्कशन होती है। तो ये टाइम पीरियड के हिसाब से बेस्ड होता है, नॉट इवन टाइम पीरियड के हिसाब से, ये फैक्टर्स के हिसाब से भी बेस्ड होता है कि शॉर्ट रन के अंदर हम फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर दोनों को कंसिडर करते हैं, जबकि आप वेरिएबल फैक्टर को ज़्यादा कंबाइन करते हो, ज़्यादा क्रिएट करते हो जब कौन सी बात होती है, ये लॉन्ग रन वाले सिनेरियो की बात होती है। नाउ जो शॉर्ट रन कर्व होता है वो भी यू शेप्ड होता है, जो लॉन्ग रन कर्व होता है वो भी यू शेप्ड होता है। शॉर्ट रन कर्व एन नंबर ऑफ, जो लॉन्ग रन कर्व होता है वो शॉर्ट रन कर्व से मिलके बना होता है। जैसे कि मान लो शॉर्ट रन कर्व इस तरीके से हो गए है ना, अलग अलग एक एक शॉर्ट रन, और जब इनमें से मिला के इनके मिनिमम पॉइंट्स को मिला करके, मतलब इट्स लाइक दिस, ये हो गया लॉन्ग रन, और ये किससे बना है, अलग अलग शॉर्ट रन से मिलके बना है। तो इनके मिनिमम पॉइंट को जब ये टच करता है तो ये लॉन्ग रन सिनेरियो होता है, वैसे शॉर्ट रन सिनेरियो होता है, ठीक है, यू शेप्ड होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट आर लोअर, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है क्योंकि फिक्स्ड चार्जेस को कंसिडर किया जाता है, और ये होता है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्योंकि फिक्स चार्जेस भी है, कॉस्ट एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचती है और उसके बाद वो इंक्रीज करना शुरू करती है। लॉन्ग रन कर्व भी यू शेप्ड होता है, इसमें भी कई सारे सेम फीचर्स होते हैं शॉर्ट रन की तरह, जो कि इसको शेप देता है। हाउएवर जो कर्व होता है वो लेस प्रोनाउंस्ड होता है, longer time absorb the cost changes. There are also no fixed cost, कोई भी fixed cost नहीं होती लॉन्ग रन सिनेरियो में, और शॉर्ट रन में फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही इंक्लूडेड होती है। ना उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है इनकैप्सुलेट द शॉर्ट रन कर्व्स, मतलब जो लॉन्ग रन होता है वो किससे मिलके बना है, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व से। जो लॉन्ग रन कर्व होता है उसको कनेक्ट किया जाता है, जब सारे के सारे मिनिमम पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है तब हमारा लॉन्ग रन पॉइंट कर्व बनता है, लॉन्ग रन कर्व बनता है, और हैंस शोज द लोएस्ट प्रोडक्शन, तभी वो लोएस्ट प्रोडक्शन प्राइस का दिखाता है लॉन्ग रन। Producing at that rate and quantity will be beneficial for the company. जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व होता है उसको डिराइव किया जाता है जब सारे के सारे लिंक को ज्वाइन किया जाता है कॉस्ट कर्व को, और यही वाला पॉइंट जो आपका ये सेकंड लास्ट है और जो लास्ट वाला पॉइंट है दैट विल बी कोरिलेटेड, और वो एक जैसी ही बात कर रहे हैं। तो इनको एक बार गो थ्रू कर लो, रीड कर लो बच्चों, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। एक क्लिक आपने दे दिया इसको, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, उसके बाद जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व होता है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ये मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को दिखाता है, क्योंकि जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व होता है ये एक बार मिनिमम पॉइंट को बताता है, लेकिन जब लॉन्ग रन होता है ये n नंबर ऑफ शॉर्ट रन कर्व से बना हुआ होता है, मिनिमम पॉइंट, तो ये ज़्यादा लोएस्ट कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है फॉर अ गिवन आउटपुट लेवल। एक कंपनी में इट विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, बराबर और कम होता है एवरेज शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व से। जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व होता है, जो LTC होता है, ये कैलकुलेट होता है जब मिनिमम पॉइंट्स को हम डिफरेंट पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व के अंदर। जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व होता है उसके बारे में क्या बताया है, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व वो डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है इट एज द कॉस्ट, किसकी कॉस्ट में, ऑफ एवरी यूनिट, क्योंकि देखो एवरेज की बात हो रही है, और मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन किया था कि एवरेज का मतलब होता है जो मिनिमम कॉस्ट की बात करते हैं, फीचर्स ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जो कि आपको पॉसिबल करता है टू डिराइव इट फ्रॉम द शॉर्ट रन शॉर्ट एवरेज कॉस्ट कर्व। नेक्स्ट इज, अब ये आप देख सकते हो, हाउ डज द लॉन्ग रन वर्क, लॉन्ग रन कैसे काम करता है, शॉर्ट रन कैसे काम करता है। तो ये तीन आपके शॉर्ट रन एवरेज कर्व्स है, और इन तीनों का जो मिनिमम पॉइंट है इनसे मिला करके लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व को डिराइव किया गया है।
यहाँ पे हमने आउटपुट को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे मैंने कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया है, और जिसको लॉन्ग रन एवरेज कर्व को आप एनवेलप कर्व भी बोलते हो। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका ध्यान रखना आपको लॉन्ग रन एवरेज कर्व और एनवेलप के बारे में, ठीक है। फिर शॉर्ट रन कर्व के बारे में बात की गई है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आती है। जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व है, ये एक डेफिनेशन है इज व्हेन द कंपनी कैन ओनली इंक्रीज और डिक्रीज इट्स वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स तो एक जैसे ही रहेंगे, जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। मान लो रूम का रेंट है वो आपका फिक्स्ड ही रहेगा, चाहे आप पूरे दिन वहां पे स्टे करो, चाहे आप पूरे दिन वहां पे खाली रखो, ठीक है। लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो वेरिएबल कॉस्ट है, जितना यूज करोगे उतना ही वो क्या होगा, उसका पे करना पड़ेगा उसको। तो वेरिएबल फैक्टर्स में कंसिडर किया जाता है। शॉर्ट रन पीरियड इकोनॉमिक्स के अंदर इज द टाइम, जो शॉर्ट रन पीरियड है इकोनॉमिक्स वो टाइम फ्रेम है वेयर देयर आर बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, जहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों फैक्टर को जोड़ा जाता है। कंपनी क्या करती है, कंपनी चेंज करती है वेरिएबल फैक्टर्स को, जैसे कि रॉ मटेरियल को, लेबर को, ताकि वो प्रोडक्शन को बढ़ाएं। शॉर्ट रन एवरेज कर्व जो है ग्राफ, दिस रिलेशन वेयर द शॉर्ट रन कॉस्ट आर, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को आउटपुट लेवल के बेसिस पे दिखाया जाता है। फिर यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट बताया है, वेरिएबल कॉस्ट बताया है। फिक्स्ड कॉस्ट वैल्यू होती है जो कि, ध्यान से सुनना, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है जो वैल्यू में, ठीक है, वैल्यू कह सकते हो या अमाउंट कह सकते हो, ये जो है होती है वो क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। लेकिन पर यूनिट ये चेंज होती है, फ्लक्चुएट होती है। ये भी क्वेश्चंस एग्जामिनर ने पूछे हैं कि जो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जैसे 2-3 ऑप्शंस दे दिए उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो उन ऑप्शंस में से करेक्ट वाले को चूज करना है, तो ये बोला गया है कि पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, तो आपका आंसर होगा नो, पर यूनिट ऑलवेज जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो वेरी करती है, चेंज होती है। अच्छा, अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो अमाउंट में ये क्या करती है, वेरी करती है, चेंज होती है। लेकिन ये पर यूनिट जो उसकी वैल्यू होती है, पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, रिमेन कांस्टेंट, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद अगर मैं बात करूं वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट कौन सी, लीज कॉन्ट्रैक्ट की, मशीनरी की, इन सब की जो कॉस्ट होती है वो आपकी कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट, ओके। जैसे कि मशीनरी की कॉस्ट है, प्लांट की एटसेट्रा, कैन नॉट बी चेंज, शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं होती, उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लैंड का एग्जाम्पल दिया है कि वो चाहे आप कितना टाइम पे भी स्टे करो, लेकिन अगर रेंट लग रहा है तो फिक्स्ड रहेगा। मान लो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो अगर मान लो मैं एक जगह पे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, उसका रेंट मान लो 10,000 रुपीज़ है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ 10 स्टूडेंट्स पढ़े, 50 स्टूडेंट्स पढ़े, 1000 स्टूडेंट पढ़े, वहाँ का रेंट फिक्स्ड 10,000 ही रहेगा, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है। नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, रॉ मटेरियल और वर्कफोर्स, इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने बोला जो कि बढ़ती घटती रहती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जितनी देर मैं पढ़ाऊंगी, जितनी देर मैं उसको यूज करूंगी, उतना ही उसका बिल आएगा, ठीक है। जितना मैं कम यूज करूंगी, सपोज सर्दियां हैं बहुत, ठीक है, और उस टाइम पे विंटर सीजन का टाइम पीरियड चल रहा है, एंड इन दिस सिनेरियो क्या हो रहा है कि वहाँ पे आपका जो एसी है या आप जो यूज़ कर रहे हो कूलर वगैरह, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी यूज़ नहीं होगी इन विंटर सीजन में। तो उस सिनेरियो के अंदर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वेरी करता है, डिफरेंट आता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू समर। तो वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है शॉर्ट रन सिनेरियो में। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है, जो पर यूनिट आउटपुट कॉस्ट आता है, ठीक है। तो हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है,
टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट, है ना, क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। और टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, सारी कॉस्ट को प्लस कर दो, सम ऑफ ऑल कॉस्ट, सारी कॉस्ट को टोटल कर दो तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाती है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट होती है। एंड देन अगर मैं इसी की आगे डिस्कशन करूं तो होती है मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1, ठीक है। और डिवाइड होती है, या तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या टोटल चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो आप। फिर उन्होंने बोला है पर यूनिट आउटपुट कॉस्ट को गिवन इन स्केल ऑपरेशन इन द शॉर्ट टर्म, ठीक है। आप शॉर्ट रन वर्क कैसे करती है तो आप देख सकते हो, ये शॉर्ट रन है एक अलग, ठीक है, ये शॉर्ट रन बनाया है एक, इसका मिनिमम पॉइंट ये है, और ये शॉर्ट रन बना एक, इसका मिनिमम पॉइंट ये है। और अगर इन मिनिमम पॉइंट्स को जोड़ करके आप एक पॉइंट को जस्टिफाई करोगे, ठीक है, तो ये वाला जो कर्व होगा दैट इज द लॉन्ग रन। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर ये पर्टिकुलर डिफरेंट रहता है, आपका जो भी वैल्यूज रहती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं इसको ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। क्या बोल रखा है, कंपोनेंट्स। शॉर्ट रन के अंदर हम दोनों बात करते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल की, लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को कंसिडर किया जाता है। कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट रन में एक बार लगा दिया पैसा वो रहेगा, देन कैपिटल को चेंज किया जाता है क्योंकि कैपिटल का एडिशनल कैपिटल भी जोड़ा जा सकता है या विड्रॉल भी होता है ना, तो कैपिटल चेंज होती है। कंपटीशन, फर्म्स फिक्स रहती है मार्केट में, और यहाँ पे मार्केट के अंदर आती भी है और जाती भी है क्योंकि एक लॉन्ग सिनेरियो पीरियड की बात हो रही है। एडजस्टमेंट, कोई भी टाइम एडजस्टमेंट प्राइस फैक्टर नहीं होता यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम होता है, लॉन्ग रन का सिनेरियो है तो आपको काफ़ी टाइम मिलता है एडजस्टमेंट के लिए। इसका पीरियड होता है 1 दिन से लेकर के 6 मंथ तक, वैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, और ये 6 मंथ से ज़्यादा भी होता है। कर्व का क्या मतलब है, यहाँ पे 1 कॉस्ट कर्व बनाया जाता है, एक कॉस्ट कर्व। यहाँ पे डिफरेंट कॉस्ट कर्व के बेसिस पे आप कैलकुलेट करते हो कॉस्ट। इसका एग्जांपल है फिक्स्ड कैपिटल वेरिएबल लेबर, और यहाँ पे कैपिटल मशीनरी लेबर, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबिलिटी की बात होती है, वेरिएबल फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। तो होपफुली शॉर्ट रन लॉन्ग रन का सिनेरियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब कौन सा टॉपिक है आपका, मार्केट का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें कितने टाइप के मार्केट के स्ट्रक्चर होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इनकी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर MCQs PYQs भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो किन पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आपको कोई भी टाइप का डाउट हो, छोटे से बड़ा, आप आराम से वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो ताकि आपके डाउट की क्लैरिटी हो, ठीक है। और अगर आपको किसी भी टाइप के और लेक्चर्स की भी रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है, उसका भी आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लोग आराम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो बहुत ही पेशेंसली, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें बच्चे थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर के। तो आपको एग्ज़ाम को भी क्लियर करना है और अपना एक पेशेंस लेवल भी मेंटेन कर रहा है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ सिनेरियो के लिए करते हैं, तो कन्फ्यूजन आती है, पेपर 1 पढ़ें, पेपर 2 पढ़ें, पेपर 1 में इतने टॉपिक्स हैं या इस टॉपिक में मैं वीक हूँ, पेपर 2 में ये पढ़ूँ। तो थोड़ा थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी को एनालाइज करो और उसके बेसिस पे बनाओ कि हाँ मुझे इतना टाइम में ये कंटिन्यू करना है, इस टॉपिक को कवर करना है, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से एटलीस्ट उन टॉपिक्स को कवर कर पाओ, ठीक है। तो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।